साथियों, प्रकृति के साथ निभाना होगा सच्चा साहचर्य। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको क्रांत की करवट पुस्तक से पढ़कर सुना रहे हैं पृष्ठ 124। आइए सुनते हैं। मित्रों, प्रकृति सीधी सौम्य गाय है और क्रुद्ध सिंघनी भी। यदि उसके साथ अनर्गल और अनौचित पूर्ण व्यवहार न किया जाए तो अनंत काल तक अपने दूध रूपी अनेक तरह की संपदाओं से हमारा पालन पोषण करती रह सकती है। पर यदि प्रदूषण संदोहन की नाच का साट और छीना झपटी का दुर्लभ व्यवहार किया गया तो क्रुद्ध सिंघनी की तरह अंग भंग करने में, चीरने फाड़ने में भी वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अच्छा, यही है कि हम उसकी गोद में फले फूले। उसके लिए ध्यान रखना होगा कि हम अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाएं, प्रदूषण मुक्त रखें। साथियों, यह वाणी, यह लेख, यह विचार, यह भविष्य वक्तव्य परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा विषय प्रकृति से छेड़छाड़ हमें बड़ी महंगी पड़ेगी। अखंड ज्योति जून 1989 पृष्ठ 36 में उद्भाषित किया है। इसी पर आगे स्वाध्याय सत्संग करते हैं डॉक्टर साहब प्रणव पांडेय जी के विचारों के साथ और वेद माता गायत्री ट्रस्ट के संकलित सूत्रों के साथ। सुनते हैं। मित्रों, प्रकृति पर्यावरण के साथ भावनात्मक सहचर्य की इंसान को नई जिंदगी दे सकता है। प्रकृति पर्यावरण के साथ भावनात्मक सहचर्य ही इंसान को नई जिंदगी दे सकता है। यह कहने वाली डॉक्टर हर्षवंती विष्ट हिमालय में गौमुख के आसपास प्रकृति एवं पर्यावरण को समृद्ध करने में व्यस्त हैं। वह स्वयं को हिमालय की बेटी कहती हैं। पेशे से अर्थशास्त्र की शिक्षिका डॉक्टर हर्षवंती ने जब यह निर्णय लिया कि समुद्र तट से 3792 मीटर की ऊंचाई पर बसे भोजवासा को वह फिर भोज वृक्षों से हरा भरा कर देंगी, तो शुरू में इसे लोगों ने असंभव बताया। लेकिन लगातार किए गए उनके प्रयासों से आज वहां 1 से 14 साल तक के लगभग 10,000 भोज वृक्ष उनकी सफलता की कहानी कह रहे हैं। वह कहती हैं कि इस कार्य में उन्हें अड़चनें भी आईं और सहयोग भी मिला। उन्हें अड़चनें सरकारी तंत्र से मिली और सहयोग मिला पर्वतारोही रतन सिंह चौहान सहित 3 मजदूरों का। उनका कहना है कि बर्फीली हवाओं और बर्फबारी वाले इस इलाके में यह काम अति कठिन था। फिर भी हिमालय तो मेरे लिए पिता की भांति है। पिता के आंगन की बेटी नहीं संवारेगी, पिता के आंगन को बेटी नहीं संवारेगी तो कौन संभालेगा। इसी धुन में उन्होंने चीड़वासा के उच्च हिमालय क्षेत्र में उगने वाली दुर्लभ और दिव्य औषधीय जड़ी बूटियों की नर्सरी तैयार कर उन्हें रोपने की योजना बनाई। उनके इस प्रयास से आज उनकी नर्सरी में
20,000 भोज वृक्ष, मांगिल पहाड़ी पीपल के अलावा कुटकी, आर्चा, शालम पंजा और अतीश के 12,000 पौधे तैयार हैं। इस सब के प्रयास के पीछे प्रेरक तत्व हैं हिमालय से उनका भावनात्मक लगाव। यही उनके पर्वतारोहण के शौक का कारण भी है। नंदा देवी की चोटी पर चढ़ने के साथ वह एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य भी रह चुकी हैं। मित्रों, डॉक्टर हर्षवंती कहती हैं कि जब बात प्रकृति या पर्यावरण की जाती है तो चर्चा कुदरत के कहर की होती है। 1980 में तकरीबन 60 प्राकृतिक संपदाएं आईं। 2006 में प्राकृतिक आपदा है। 1980 में तकरीबन 60 प्राकृतिक आपदाएं आईं। 2006 में इन मौसम संबंधी आपदाओं की संख्या 240 हुई, लेकिन अब यह संख्या 500 हो चुकी है। इसके लिए ज्यादातर विकसित देश जिम्मेदार हैं, जो कोपेनहेगन और कानकून में पर्यावरण कर रोना तो रोते हैं, पर जब बात कुछ सार्थक करने की आती है तो दाएं बाएं देखते हैं, बगले झांकने और अपने पांव पीछे हटा लेते हैं। यही नहीं, वे विकासशील और छोटे देशों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ देते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने के लिए दाएं बाएं झांकते हैं और दूसरों को ठोकते रहते हैं, ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे नहीं करे, इसलिए हम क्या करें। यही नहीं, विकासशील और छोटे देशों के ऊपर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ देते हैं। इस समस्या का हल तो तब निकलेगा जब धरती का प्रत्येक निवासी धरती को अपनी मां समझेगा और उसकी देखभाल के लिए चिंतित होगा। मित्रों, उनकी स्वयं की अनुभूति कुछ ऐसी है। वह जब ग्लोबल वार्मिंग की बात समझाती हैं तो कहती हैं कि समझो हमारी धरती माता को बुखार हो रहा है। हमारी धरती माता हमारे ही कारनामों से थोड़ा थोड़ा रोज मर रही है। यदि स्थिति यही बनी रही तो समुद्र के नदियों का जल स्तर पहले तो बढ़ेगा, फिर सूखने लगेगा। ऐसे में यदि समुद्र का जल स्तर 1 मीटर भी बढ़ा तो नीदरलैंड का 6%, मिस्र का 1%, बांग्लादेश का 17% और मार्शल आइलैंड का 80% हिस्सा पानी में समा जाएगा। भारत के लिए विशेष चिंता की बात यह है कि समृद्ध पर्यावरण वाले इस देश की 30% जीव जंतु और वनस्पतियां 2030 तक विलुप्त हो जाएंगी। अभी भी भारतीय बाघ, एक सींग वाला गैंडा, चिकारा और बहुत से पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर लुप्त होने लगेंगे और भारत की अधिकांश नदियां सूखने लगेंगी। ऐसा ना हो सके, इसके लिए हमें हमारी प्राचीन संस्कृति से सीखना होगा। हमारी वही संस्कृति जो धरती को नदियों की देवी मानती है। धरती को माता कहा गया है। हम रोज चरण वंदन करते हैं उठते ही, नदियों को पूजते हैं हम। हमने पर्वतों को देवता माना है,
जिसने वृक्षों को पवित्र मानकर उन्हें पूजने और समृद्ध करने की सीख दी है, जिसने पक्षियों के स्वरों को सामगान की तरह पवित्र और कल्याणकारी बताया है। इतना कहकर उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने यह सीख माननी शुरू भी कर दी है। पहाड़ की बेटियों ने ऐसा ही मैती आंदोलन शुरू किया है। वे अब दुल्हों के जूते चुरा कर रूढ़ को आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन हम मनाते हैं, रूढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं। आज भी जूता चुराई चलती है, लेकिन पहाड़ की बेटियों ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया। कौन सा? वे अपनी मैत के पौधे लगवाती हैं जूता चुराई। हम भी कर सकते हैं कुछ ऐसा। रूढ़ियों में परिवर्तन हमें करना होगा। मैत के पौधे लगवाती हैं। विवाह के समय से पेड़ लगाने की इस रस्म ने इतना जोर पकड़ा है कि शादी के समय में छपने वाले निमंत्रण पत्रों में मैती कार्यक्रम का जिक्र किया जाने लगा है। विवाह के समय लगाए जाने वाले इस पौधे या पेड़ को प्रेम का बिरवा कहते हैं। साथियों, पर्यावरण के लिए ऐसी ही भावनात्मक अलख जगाई है बनखंडी महाराज ने। नैनीताल से 50 किलोमीटर दूर 7 ताल की ऊंची पहाड़ियों में, जिसे हिडिंबा पर्वत कहते हैं, इन साधु वेशधारी वनखंडी महाराज ने चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों का ऐसा जंगल तैयार किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है भारत माता वन। वह जब यहाँ आए तब यह इलाका उजाड़ था, लेकिन जंगल लगने के बाद पशु पक्षियों ने यहाँ बसेरा बना लिया। बाबा ने यहाँ वन दुर्गा का मंदिर भी बनाया। अब तो वन दुर्गा और वन दोनों ही आसपास के गांव के लोगों की आस्था श्रद्धा का केंद्र बन चुके हैं। डॉक्टर हर्षवंती ने वनखंडी बाबा की यह कथा सुनाकर कहा कि यह बात अब पहाड़ों तक सीमित नहीं रही। मैदान के लोग भी ऐसा उत्साह से कर रहे हैं। राजस्थान प्रांत के बांसवाड़ा जिले के नया पड़ारिया गांव के स्कूल में पढ़ने वाले दिनेश व्यास ने ग्रामीणों को प्रेरित करके पूर्वज वन परंपरा शुरू की है। उनका कहना है कि यदि पुरखों के लिए पेड़ लगाया जाए तो वे विशेष प्रसन्न होते हैं और होंगे और छाया और फल के रूप में आशीर्वाद देंगे। उनके इस प्रयास से वागदौरा क्षेत्र के दर्जनों गांव से लेकर गुजरात से सटे आनंदपुरी तक पूर्वज वन फैल चुके हैं। जैन समुदाय के लोग इसी तरह तीर्थ कर वन की योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही किया है 75 साल के बुजुर्ग सत्यदेव सगवान ने। उन्होंने सेना की नौकरी करते समय ही प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ भावनात्मक नाता जोड़ा। अपने इस प्रयास में उन्होंने हरियाणा और राजस्थान के प्रांत को अनेक तरह से हरा भरा किया। अब तो उन्होंने अपने घर पर ही 2500 पौधों की नर्सरी तैयार कर रखी है। इस पौधशाला में ज्यादातर पौधे वटवृक्ष, पीपल, खेजड़ी व नीम के मिलेंगे, तो कुछ पौधे जामुन व कदम के भी। सत्यदेव ने यह पेड़ लगाने के साथ उन स्थानों का बारीकी से अध्ययन भी किया। इससे उन्हें पता चला कि जहां पेड़ ज्यादा लगे हैं वहां का भूमि क्षरण रुका है, वर्षा की स्थिति भी ठीक हुई है। इसी के साथ लोगों की सोच भी बदली है, उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सुधरा है।
इसकी वजह से उनके परिवारों का माहौल परिवर्तित हुआ है। डॉक्टर हर्षवंती के पास ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि खुशियों के साथ जीना है तो न केवल अपने देश को बल्कि सारी दुनिया को ऋषियों के चिंतन की ओर लौटना होगा। तभी प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ सच्चा सहचर्य निभेगा, साथ ही भूमंडल के ब्रह्मांडी संपर्क भी सकारात्मक एवं सहज हो पाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।